हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन बायोलॉजी। आज हम करेंगे चैप्टर 7 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। ये क्लास 11th का चैप्टर 7 है। ठीक है, इससे पहले के 6 चैप्टर्स ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल हैं। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे तो जा करके देख सकते हैं। इस चैनल पे जो भी पढ़ाया जाता है वो 11th-12th के बच्चों के अलावा जो लोग टीजीटी की केवीएस डीएसएसबी या किसी की भी लिए तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी या फिर पीजीटी बायोलॉजी के लिए, उनके लिए भी हेल्पफुल है। इसके अलावा जो लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए एनसीईआरटी कंटेंट होता है हर सब्जेक्ट का, तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। अब इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। अर्थवर्म और कॉकरोच हम नहीं करेंगे, ये सिलेबस में नहीं है। और दूसरा, हम इन्हें ना जब हमने एनिमल किंगडम पढ़ा था तब उसमें पढ़ लिया था, तो आज हम सिर्फ करेंगे फ्रॉग, क्योंकि फ्रॉग उसमें एक्सप्लेनेशन में नहीं दिया हुआ था। तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स है, इसका मतलब कि एनिमल्स में किस तरह से स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होती है। देखो, हमने अभी प्लांट्स में पढ़ा था कि प्लांट्स में किस तरह से सेल्स होते हैं, किस तरह से टिश्यू होते हैं, तो इस तरह से ही हमें अब एनिमल्स में पढ़ना है कि जो सेल्स, पहले भी बताया था कि जो सेल्स हैं वो कंबाइंड होकर टिश्यू फॉर्म करते हैं, और जब टिश्यू परफॉर्म करता है फंक्शन, तो वो सेम टाइप ऑफ सेल्स जो है एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उसे बोलते हैं टिश्यू। ठीक है, जैसे हमने देखा था कि जब हमने एनिमल किंगडम पढ़ी थी तो तब देखा था कि जो फर्स्ट किंगडम था साइकोन वाला, ठीक है, सॉरी किंगडम नहीं, उसकी जो हमने फाइलम पढ़े थे, तो फाइलम में जो पोरीफेरा था वो सेलुलर लेवल था। उसके बाद जो सीलेंट्रेटा था, सीलेंट्रेटा में क्या था, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हो गया था। उसके बाद टिश्यू ऑर्गन सिस्टम तक आ गया था। तो सिर्फ एक ही तो था पोरीफेरा जिसमें सेलुलर लेवल ऑफ सिस्टम था, और बाकियों में टिश्यू लेवल ऑफ सिस्टम था। तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में एक्चुअली में क्या होता है या फिर टिश्यू से आगे जब टिश्यू कंबाइंड होकर ऑर्गन बनाते हैं तो उसमें कैसे ऑर्गेनाइजेशन होता है, या ऑर्गन कंबाइन होकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं तो वो कैसे वर्क करते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सारे एग्जाम्पल हैं ऑर्गन सिस्टम के कि किस तरह से ऑर्गन सिस्टम वर्क करता है। अब हम पढ़ेंगे पहले एनिमल टिश्यू के बारे में, ठीक है, क्योंकि यही स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। तो एनिमल टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं एनिमल्स में, तो 4 टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। पहला है एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा है मस्कुलर टिश्यू, एंड फोर्थ है नर्वस टिश्यू। ठीक है, तो एपिथेलियल टिश्यू जो है वो स्किन की लाइनिंग के, बेसिकली लाइनिंग के लिए होता है। जितने भी हमारे सिस्टम होते हैं उसकी लाइनिंग के लिए होता है। तो एपिथेलियल टिश्यू है, उसे हम, जो ये वर्ड है प्लूरल जो इसका वर्ड है, उसे एपिथीलिया भी बोलते हैं। ठीक है, फ्री सरफेस होती है इसकी। ठीक है, और जो ना ये बॉडी को फेस करेगा या एनवायरनमेंट को फेस करेगा, किसी को भी, क्योंकि ये लाइनिंग करता है बॉडी की। तो 2 टाइप का होता है, पहला है सिंपल एपिथीलियम और दूसरा है कंपाउंड एपिथीलियम। अब सिंपल एपिथीलियम में क्या होएगा कि सेम टाइप ऑफ सेल्स होंगे। सिंपल एपिथीलियम में सिंगुलर लेयर होगी, ठीक है, बॉडी कैविटी, डक्ट्स, ट्यूब, इन पर लाइनिंग करता है ये। अब इस तरह से जो ना 2 हो गए। और अगर हम स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन के टाइप से देखें तो जो सिंपल एपिथेलियल है वो फर्दर डिवाइड हो जाता है। किस में डिवाइड, ये 2 में डिवाइड हो गया था ना, सिंपल एंड कंपाउंड में, तो सिंपल फर्दर डिवाइड हो गया किस में, स्क्यूमस, क्यूबिडल और कोलुमनर में। ठीक है, स्क्यूमुलर सेल जो होते हैं वो फ्लैटेड सेल्स होते हैं। देखिए एक लेयर ही सेल है ना, इस तरह के सेल्स होते हैं जो स्क्यूमस सेल्स होते हैं। क्यूबिडल सेल्स जो होते हैं वो क्यूब लाइक होते हैं इन स्ट्रक्चर में, और कोलुमनर कॉलम लाइक होते हैं। समटाइम यहाँ पे ना सीलिया प्रेजेंट होती हैं, तो सीलियो की प्रेजेंस से सीलेटेड कोलुमनर सेल्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये होते हैं इनकी पिक्चर मैंने दिखाई हुई है ऊपर। ठीक है, अब स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू जो होते हैं सिंगल लेयर्ड होते हैं, फ्लैट होते हैं, इरेगुलर इनकी बॉडीज होती है। ठीक है, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रेजेंट होते हैं ब्लड वेसल्स की वॉल पे, एयर सैक्स ऑफ लंग्स पे। ठीक है, और डिफ्यूजन जो, जैसे कि ये एयर सैक है, ठीक है, और यहाँ पर कैपिलरी है। तो ये क्या है, यहाँ से ऑक्सीजन जो है, CO2 जो है उसमें एलुलाई में भेजेगा, और यहाँ से ऑक्सीजन जो है ये कैपिलरी में भेजेगा। तो ये डिफ्यूजन का काम करने में हेल्पफुल है। ठीक है, एपिथेलियम टिश्यू, उसके मस एपिथेलियम टिश्यू। और जो क्यूबिडल एपिथेलियम टिश्यू है उसकी सिंगल लेयर होती है, क्यूब लाइक सेल्स की प्रेजेंट होती है। मेनली कहाँ प्रेजेंट होती है, डक्ट्स में। ठीक है, डक्ट्स ऑफ ग्लैंड में प्रेजेंट होती है। ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में, नेफ्रॉन होता है ना जो किडनी में होता है, ठीक है, तो उसमें प्रेजेंट होती है। तो ये बेसिकली किसका काम करते हैं, सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन का काम होते हैं। और जो एपिथेलियम है प्रोक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स का, ये होता है जिस जो होता है ना नेफ्रॉन, उसमें प्रोक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स होता है। ठीक है, उसमें भी प्रेजेंट होता है।
माइक्रोविलाई की उसमें भी प्रेजेंट होता है। कोलुमनर एपिथेलियम जो है वो सिंगल लेयर होता है, टोल सेल्स होते हैं इसके, ठीक है। और जो न्यूक्लियाई होता है वो बेस में लोकेट होता है, मैंने अभी दिखाया था पिक्चर में, ठीक है। फ्री सरफेस पे इसकी माइक्रोविलाई होती है। तो माइक्रोविलाई है तो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, स्टोमक की लाइनिंग करेगा, और कहाँ की लाइनिंग करेगा, इंटेस्टाइन की। तो यहाँ पर भी ये सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। सिलेटेड एपिथेलियम मैंने बता दिया था, जिसपे सिलिया प्रेजेंट होती है, वो सिलेटेड एपिथेलियम कहलाते हैं, ठीक है। और कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ब्रोंक्यूल्स में, फैलोपियन ट्यूब्स की लाइनिंग करते हुए प्रेजेंट है। ये लाइनिंग के लिए ही होता है बेसिकली एपिथेलियम टिश्यू। तो इनके एग्जांपल्स याद रखने की है, क्या कहाँ प्रेजेंट होता है, कहाँ प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। बेसिकली ये लाइनिंग के लिए होते हैं, डक्ट वगैरह की लाइन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखो, इसमें कहीं कभी कभी ग्लैंडुलर एपिथेलियम भी बोलते हैं, जो ग्लैंड्स में प्रेजेंट होते हैं, सिक्रेशन करते हैं, उनको हम ग्लैंडुलर सेल बोलते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा होगा मल्टी सेलुलर ग्लैंड है, यहाँ पे दिख रहा होगा यूनिसेलुलर ग्लैंड है, ठीक है। तो ग्लैंडुलर क्या करेंगे, जैसे कि गोबलेट सेल है, गोबलेट सेल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एलिमेंट्री ग्लैंड मोस्टली कहाँ, स्टोमक में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। स्लाइवरी ग्लैंड्स है, कहाँ प्रेजेंट होती है, बकल कैविटी में प्रेजेंट होती है। तो उस बेसिस पे दो कैटेगरी के होते हैं, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं, जैसे कि म्यूकस, लाइवा, ईयर, मतलब ये जो है डक्ट में डालती हैं। और जो एंडोक्राइन होती हैं ये इसलिए डायरेक्टली बात करता है इसमें ग्लैंड जो है, ठीक है। एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड्स हम आगे भी पढ़ेंगे। तो एक्सोक्राइन क्या होती हैं, इनके लिए डक्ट्स होती हैं अपना सिक्रेशन डालने के लिए, लेकिन एंडोक्राइन के पास डक्ट नहीं होती हैं। ये एकदम इसका जो ऑर्गन होता है वो बात करता है हार्मोन में, ठीक है। तो उन दोनों में भी ग्लैंडुलर एपिथेलियम प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब हमने कर लिया सिंपल टाइप का, अब हम करेंगे कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू क्या होता है। तो कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू मल्टी लेयर्ड होता है। देखो स्क्वेमस हो, कोलुमनर हो, या फिर सिलिएटेड एपिथेलियम हो, वो सब सिंगल लेयर थे, लाइनिंग कर रहे थे ऑर्गन की और स्किन वगैरह की, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कंपाउंड एपिथेलियम में, इसमें मल्टी लेयर्ड होता है, ठीक है। और इसके जो लिमिटेड रोल है वो है सिक्रेशन का और एब्जॉर्प्शन का, ठीक है। तो ये प्रेजेंट भी ऐसी जगह पे प्रेजेंट होगा, मोस्टली क्या होता है, ये कवर करते हैं ड्राई सरफेस ऑफ स्किन को, ठीक है, मोइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी, फेरिंग्स और इनर लाइनिंग ऑफ सलाइवरी ग्लैंड और पेनक्रियाटिक डक्ट को, ठीक है। ये एपिथेलियम ना आपस में जुड़े होते हैं, तो टाइट जंक्शन के थ्रू जुड़े होते हैं, मतलब कि यहाँ से लीकिंग नहीं होगी कहीं पे, एकदम टाइटली जुड़े हुए होंगे। तो लीकिंग ना हो इसके लिए टाइट जंक्शन होता है। एडहेरिंग जंक्शन क्या होता है, जो सीमेंटिंग मटेरियल होता है दो सेल्स के बीच में, ठीक है, तो वो एडहेरिंग जंक्शन होता है। और गैप जंक्शन क्या होता है कि दो सेल्स हैं, यहाँ पर गैप जंक्शन होगा ताकि इसमें से कोई भी मटेरियल जो है आपस में पास आउट हो सके। तो ये था कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है। तो कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू हमने कर लिया, टू टाइप्स का, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू हमने कर लिया, सिंपल और कंपाउंड। अब हम करेंगे कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। अब कनेक्टिव टिश्यू भी डिफरेंट टाइप्स का होता है। कनेक्टिव टिश्यू जो है डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, कॉम्प्लेक्स, एक्चुअली में क्या है, बॉडी में कॉम्प्लेक्स एनिमल्स में होता है ये, ठीक है। और कनेक्टिव टिश्यू उसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये लिंकेज और सपोर्टिंग का काम करता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि ये लिंकेज और सपोर्टिंग का काम करता है। सॉफ्ट टिश्यू भी होते हैं जो स्पेशलाइज टाइप के होते हैं, और हार्ड टिश्यू भी होते हैं जैसे कि बोन में, ठीक है। देखो यहाँ पर दिखाया हुआ है सॉरी, लूज कनेक्टिव टिश्यू दिखाया हुआ है, ये मैक्रोफेज दिखाया हुआ है, देखो यहाँ पर ये फाइब्रोब्लास्ट दिखाया हुआ है, ये कोलेजन फाइबर ये दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये जो ए पे है ये है एल्वियोलर, एरियोलर टिश्यू है, ये एरियोलर टिश्यू, ठीक है, मास सेल प्रेजेंट है इसमें। और दूसरा है एडिपोज टिश्यू, फैट स्टोरेज के लिए, देखो इसमें फैट स्टोरेज एरिया कितना ज़्यादा है, न्यूक्लियस साइड में सरक गया इसके, ठीक है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ज़्यादातर, तो ये फैट कर रहा है। और जो स्किन के नीचे होती है ना फैट, वो एडिपोज टिश्यू होता है एक्चुअली में, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट करते हैं इसके बारे में। तो देखो यहाँ पर इसमें मोस्टली कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, कार्टिलेज, बोन, एडिपोज, ब्लड, ये सब होते हैं, ये कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, ठीक है। और इसमें प्रोटीन्स भी होती हैं, स्ट्रक्चरल प्रोटीन लाइक कोलाजन, इलास्टिन, ये सब भी प्रेजेंट होती है, ताकि स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी दिखा सकें टिश्यू की। 3 टाइप्स का होता है मोस्टली। पहला है लूज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, जो अभी पढ़े थे ना, लूज कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर और एडिपोज टिश्यू। दूसरा होता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, और थर्ड होता है स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू अभी हमने पढ़े हैं, एरियोलर टिश्यू जो होता है, ठीक है, लूज फाइबर्स का बना हुआ होता है, ठीक है, सेमी फ्लूइड ग्राउंड होता है उसका, और स्किन के नीचे होता है। कभी कभी किसका काम करता है, सपोर्ट का भी काम करता है एपिथेलियम, मोस्टली, कभी कभी नहीं, मोस्टली, ठीक है। एडिपोज टिश्यू जो है वो भी अनदर टिश्यू होता है जो स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है, लेकिन ये फैट स्टोर करता है, अभी दिखाया था ना कितना फैट स्टोर एरिया था इसका, ठीक है। और ये फैट स्टोर करता, तब हम कभी कभी कहते हैं ना कि जो सन बाथ लेने से क्या होता है कि जो फैट होती है वो पिघल कर विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाती है, तो ये वही वाली फैट होती है एडिपोज टिश्यू की, ठीक है। उसके बाद है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। अभी हमने क्या करा था, लूज कनेक्टिव टिश्यू करा था, अब हम करेंगे डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो
डेंस कनेक्टिव टिश्यू जो है उसका इरेगुलर पैटर्न होता है, देखो ये दिखाया हुआ होगा इसमें, ठीक है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू दिखाया हुआ है, डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर, देखो इसमें दिखाया है, 1 मिनट, देखो ये दिखाया हुआ है डेंस रेगुलर, ठीक है, इसमें रेगुलर फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, और देखो इधर इसमें दिखाया हुआ है ये डेंस इरेगुलर, इसमें इरेगुलरिटी में प्रेजेंट है, इसमें रेगुलरिटी में प्रेजेंट है फाइबर्स जो है, तो ये डेंस रेगुलर होता है और डेंस इरेगुलर होता है। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू जो है उसमें कोलेजन फाइबर प्रेजेंट होते हैं रोज में, दिख रहे हैं ना आपको रोज में, ठीक है, इन बिटवीन द बंडल्स ऑफ फाइबर्स, टेंडोन्स जो होते हैं, ठीक है। अब स्केलेटन मसल्स जो होती हैं बोन्स की और लिगामेंट्स की, उनमें ये मोस्टली पाया जाता है। डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में क्या होते हैं, फाइब्रोब्लास्ट होते हैं, दिख रहे हैं फाइब्रोब्लास्ट होते हैं, ठीक है, और कोलेजन फाइबर भी होता है, ये टिश्यू स्किन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, स्केलेटन मसल्स में, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, स्किन में प्रेजेंट होता है, ये भी याद रखना है इनकी लोकेशन की कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब हम करेंगे स्पेशलाइज्ड जो होते हैं, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, उस एक तो उसमें कार्टिलेज होती है, एक बोन होती है और एक होता है ब्लड, ठीक है। कार्टिलेज क्या होता है आपको पता है, सॉफ्ट और प्लायबल होता है, ठीक है, रजिस्ट करता है कंप्रेशन को, ठीक है। और जैसे कि जो सेल्स होते हैं मेनली कार्टिलेज के, उनको हम कॉन्ड्रोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है, बोन्स को ओस्टियोसाइट्स बोलते हैं, बोन्स को ओस्टियोसाइट्स बोलते हैं, इसको कॉन्ड्रोसाइट्स बोलते हैं, ध्यान रखना है इसको, ठीक है। स्मॉल कैविटी होती है इनके अंदर, ठीक है। और कार्टिलेज जो है टिप ऑफ द नोज जो है उसमें, आउटर ईयर जो है जॉइंट्स होते हैं उनमें प्रेजेंट होता है कार्टिलेज, बहुत सारे वर्टिब्रल कॉलम में जो जॉइंट्स होते हैं उनमें प्रेजेंट होता है, लिम्स में, हैंड्स ऑफ अडल्ट्स के जॉइंट्स में प्रेजेंट होता है मोस्टली कार्टिलेज, सॉफ्ट होता है इन कंपेयर टू द बोन, ठीक है। अब बोन जो है, बोन तो आपको पता है नॉन पेलेबल होती है, हार्ड होती है, और किसमें क्या, कैल्शियम साल्ट और कोलेजन फाइबर में रिच होती है, क्या प्रोवाइड करती है बॉडी को, स्ट्रेंथ, तो स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क हो गया है बॉडी का, सपोर्ट करती है सारे टिश्यूज को, ठीक है। और सेल्स को ओस्टियोसाइट्स बोलते हैं, पहले भी बताया मैंने, और ये मूवमेंट वगैरह में, वेट बियरिंग में, इन सब में हेल्प करती है हमारी। अब है ब्लड जो है वो लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है, देखो, ठीक है, क्या क्या होता है उसमें होता है प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, और सम फाइबर्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द ब्लड्स, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन में हेल्प करता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड में हेल्प करता है ब्लड। तो ये पढ़ लिया हमने कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें हमने लूज कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा, डेंस कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा, और उसके बाद हमने स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा। उससे पहले हम कनेक्टिव टिश्यू से पहले एक और टिश्यू पढ़ चुके हैं, दैट इज एपिथेलियल टिश्यू। अब हम करेंगे मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। मसल टिश्यू से पता लग रहा है कि मसल्स में प्रेजेंट होगा, ठीक है, मोस्टली, और जो इसके फाइबर्स, इसमें एक्चुअली में ये कंपोज्ड ऑफ फाइबर्स होता है, उन फाइबर्स को हम बोलते हैं मायोफाइब्रल्स, ठीक है, मायोफाइब्रल्स याद रखना, मायोफाइब्रल बोलते हैं, ठीक है। और ये लेंथनिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है, स्ट्रेचिंग में हेल्प करते हैं। मोस्टली जो मसल्स होती हैं 3 टाइप्स की प्रेजेंट होती हैं, स्केलेटन मसल्स होती हैं, स्मूथ मसल्स होती है, और कार्डियक के तो नाम से ही पता लग रहा होगा कि हार्ट में प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब स्केलेटन मसल्स क्या होती हैं, वो स्केलेटन बोन से अटैच्ड होती हैं, जैसे कि बाइसेप्स है, ठीक है, स्ट्रेटेड मसल्स हैं, तो ये सारे स्ट्रेटेड मसल जो है बंडल की फॉर्म में रेगुलर पैरेलल फैशन में जो है अरेंज रहती हैं। और टफ कनेक्टिव टिश्यूज जो है इनमें सर्वल बंडल्स में प्रेजेंट भी होता है, स्केलेटन मसल्स में टफ कनेक्टिव टिश्यू भी प्रेजेंट होता है, ठीक है, कॉम्बिनेशन से बनती हैं, ठीक है, स्केलेटन मसल्स जो है। देखो यहाँ पे डायग्राम दिखाया हुआ है, ये स्केलेटन मसल्स का एग्जांपल है, स्ट्रेटेड, ठीक है, दूसरा ये स्मूथ मसल्स का है, और ये जो है ये है कार्डिक मसल्स। स्मूथ मसल्स जो है फ्यूजीफॉर्म्स होती हैं एंड की तरफ से, ठीक है, स्ट्रेशन शो नहीं करते, देखो इसमें स्ट्रेशन है ना, ये ऐसे 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 दिए हुए ये स्ट्रेशन है, लेकिन स्मूथ मसल्स में कहीं भी स्ट्रेशन नहीं है। कार्डियक में भी स्ट्रेशन है, लेकिन स्मूथ मसल्स में स्ट्रेशन नहीं है। इंटरनल ऑर्गन्स जैसे कि ब्लड वेसल्स है, स्टोमक है, इंटेस्टाइन है, मसल टिश्यूज हैं, इनमें प्रेजेंट होती हैं। अब ये क्योंकि इन सब में प्रेजेंट होती हैं तो ये इनवॉलेंट्री होती है, ये हमारा माइंड जो है इन्हें कंट्रोल नहीं कर सकता, मतलब हम वॉलेंट्री, माइंड तो कंट्रोल करता है इनको, लेकिन हम चाहकर अपनी इच्छा से इनको कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। ये इनवॉलेंट्री होती है, हमारी अच्छा के अकॉर्डिंग नहीं चलती, डायरेक्ट कंट्रोल होता है इनका माइंड के पास, माइंड अपने हिसाब से उसको कंट्रोल करता है, स्ट्रेटेड स्मूथ मसल्स को, ठीक है। तो अब है कार्डियक मसल्स, इसको भी, ये भी वॉलेंट्री होती हैं, लेकिन जो पहली हमने पढ़ी थी स्ट्रेटेड, ये वॉलेंट्री होती हैं स्केलेटन मसल्स, ठीक है। अब कार्डियक मसल्स क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट होता है हार्ट में, सेल जंक्शन में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के में कार्डियक मसल से प्रेजेंट होता है, और ये कम्युनिकेशन जंक्शन के थ्रू क्या है, इंटरकलेटेड डिस्क के साथ फ्यूज्ड होती हैं, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्टिंग यूनिट जो कॉन्ट्रैक्शन होता है हार्ट में उसमें हेल्पफुल होती हैं। तो ये 3 टाइप्स की मसल थी, स्केलेटन, स्मूथ और कार्डियक। ये जो होती हैं वॉलेंट्री इन फंक्शन होती हैं, जबकि रेस्ट 2 मसल्स जो हैं वो इनवॉलेंट्री इन फंक्शन होती है।
तो नेक्स्ट और लास्ट टिश्यू है हमारा न्यूरल टिश्यू। यही हमारा सब कुछ कंट्रोल करता है ब्रेन में, ठीक है। जब हम बाद में हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में, तो हम पढ़ेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है, ठीक है, और पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिक नर्व क्या होती हैं, ये सब बाद में पढ़ेंगे। लेकिन हम पहले पढ़ लेते हैं कि जो बेसिक यूनिट है नर्वस सिस्टम की वो है न्यूरॉन, ठीक है। ये देखो न्यूरॉन दिखाया हुआ है, इसका एक्सोन दिखाया हुआ है, इसमें देखो ये डेंड्राइट्स दिखाए हुए हैं, ये दिख रहा होगा, ये सेल बॉडी है, ठीक है, और ये न्यूक्लियस के साथ ये एक्सोन है, ठीक है, ये सब दिखाया हुआ है इसमें। और यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो ये दिखाया हुआ है, ये जो है इसके थ्रू ये सारी बॉडी में फैला होता है और नर्व इम्पल्स इसी के थ्रू जो है वो मूव करती हैं। तो ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, न्यूरॉन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है। न्यूरोग्लिया भी प्रेजेंट होते हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड टिश्यूज होते हैं, एक्चुअली में मतलब कनेक्टिंग टिश्यूज होते हैं न्यूरोग्लिया, ठीक है। तो इसके थ्रू जो है इन्फॉर्मेशन जो है एक से दूसरे में जाती है। अब जो टिश्यूज हैं वो कंबाइन होकर क्या बना देते हैं, वो बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। जैसे कि हमने 4 टिश्यू पढ़ लिए, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और न्यूरल सिस्टम पढ़ ली, न्यूरल टिश्यू पढ़ लिए, ठीक है। अभी इनके सिस्टम्स के बारे में हम आगे एक्सप्लेनेशन में पढ़ेंगे, तो सिर्फ हमने टिश्यू के बारे में जाना है। तो इसके बाद ये क्या बनाते हैं, टिश्यू कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन, ठीक है, ऑर्गन बना देते हैं। और ऑर्गन कंबाइन होकर क्या बना देता है, ऑर्गन सिस्टम बना देता है, ठीक है। तो इस तरह से होते हैं इसमें। अब हम पढ़ेंगे फ्रॉग के बारे में, ठीक है, क्योंकि यही मोस्टली सिलेबस में है। इवन आपको अर्थवॉर्म और कॉकरोच के बारे में अगर पढ़ना है तो आप नीचे कमेंट्स में कर सकते हैं। लेकिन अर्थवॉर्म और कॉकरोच के बारे में हमने मोस्टली डिस्कस कर लिया था। किंगडम्स जो हमने पढ़ा था, फाइलम पढ़ा था, आर्थ्रोपोडा और एनिलिडा, ठीक है। और फ्रॉग जो है क्लास, जो एम्फीबियन क्लास थी उससे है, ठीक है। फाइलम कोर्डाटा का मेंबर है, क्लास एम्फीबिया है। तो ये याद रखनी है सबसे पहले कि फ्रॉग क्या है, क्लास क्या है उसकी, एम्फीबिया, फाइलम क्या है, कोर्डाटा। और जो मोस्टली इंडिया में फाइंड आउट होता है फ्रॉग, उसका नाम है राना टिग्रीना। तो राना क्या है इसकी जीनस और टिग्रीना क्या है इसकी स्पीसीज। तो इसमें क्या होता है, इनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो कांस्टेंट नहीं रहता, ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, तो इन्हें पोक्लियोथर्म्स भी बोलते हैं, ठीक है, कोल्ड ब्लडेड रहते हैं। अब आपने देखा होगा कि ज़्यादा सर्दियाँ पड़ती हैं तब भी फ्रॉग नहीं दिखाई देता और ज़्यादा गर्मियाँ पड़ती हैं तब भी फ्रॉग नहीं दिखाई देता। क्यों? क्योंकि वो समर स्लीप में चले जाते हैं, एस्टिवेशन में, और जब विंटर पड़ता है तो हाइबरनेशन में चले जाते हैं, विंटर स्लीप में, ठीक है। इनको इनके अंदर जो कोमियोफ्लैग की प्रॉपर्टी होती है, यानी कि वो अपनी एनिमी को देख के कलर हाइड कर सकते हैं, इसको प्रोटेक्टिव कलरेशन को मिमिक्री भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो होता है इसकी मॉर्फोलॉजी कैसी होती है, किसकी, राना टिग्रीना के बारे में हमने पढ़ रहे हैं। तो जब आपने फ्रॉग देखा होगा तो देखा होगा उसकी जो स्किन है वो स्लिपरी सी होती है, स्मूथ होती है, म्यूकस प्रेजेंट होता है, ठीक है, मॉइस्ट कंडीशंस होती है एक्चुअली में। और जो राना टिग्रीना होता है उसका जो कलर होता है वो ओलिव ग्रीन से डार्क ओलिव ग्रीन होता है, और उसमें डार्क ये दिख रहे होंगे इरेगुलर पैचेस जो है प्रेजेंट है, ब्लैक कलर के भी और ये ग्रीन कलर के भी, इस तरह से, ठीक है। बॉडी में जो है नेक और टेल नहीं होती है, इसके टेडपोल में टेल होती है लेकिन फ्रॉग में टेल नहीं होती है, ना नेक होती है इसमें। तो इसकी जो बॉडी है वो हेड और ट्रंक में बटी हुई होती है, ठीक है। इसमें एक पेयर नोस्ट्रिल्स का होता है, ईयर्स के नाम पे इसके टिम्पेनम होते हैं, सिर्फ छेद होते हैं, एक्सटर्नल ईयर जो है इसका नहीं होता है, ठीक है। स्विमिंग के लिए देखो इनमें जो ये जो इनके 4 लिम्स और हैंड लिम्स दिए ना, ये वेब्ड होते हैं ताकि ये स्विमिंग कर सकें। और इसमें जो 4 लिम्ब होती है इसमें 4 डिजिट होती हैं, ठीक है। और जो इसकी हिंड लिम्ब होती है इसमें 5 डिजिट होती है, ठीक है। तो इस तरह से होती है। इसकी जो एक टंग होती है वो बाइफिड होती है, यानी कि आगे से 2 भागों में डिवाइडेड होती है। और ये मोस्टली कार्निवोर्स होता है, इंसेक्ट खा के काम चलाता है। डाइमॉर्फिज्म होता है, मेल और फीमेल इसमें अलग अलग प्रेजेंट होता है। अब देखो मेल में जो है एक बड़ा अच्छा सा है कि ये जो 4 लिम्ब है इसमें कोपुलेटरी पैड प्रेजेंट होता है, 4 लिम्ब में इसके आगे सिर्फ मेल में प्रेजेंट होता है, फीमेल में नहीं प्रेजेंट होता, ठीक है। फर्स्ट डिजिट पे प्रेजेंट होता है, ये भी ध्यान रखना है कि जो पहली डिजिट होगी ना 4 लिम्ब की उसमें प्रेजेंट होगा फर्स्ट डिजिट पर, ठीक है। बाकी सेकंड थर्ड फोर्थ में नहीं प्रेजेंट होगा, फर्स्ट डिजिट पे प्रेजेंट होगा। दूसरा वोकल सैक जो है वो सिर्फ मेल में प्रेजेंट होता है। तो ये तो थी इसकी मोर्फोलॉजी, ठीक है, आसान है। नेक्स्ट हम करेंगे इसकी एनाटॉमी। तो एनाटॉमी में हम इसकी कौन कौन से सिस्टम पढ़ेंगे, हम इसका डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, और सारा। इसको हम इतनी डिटेल में नहीं करेंगे क्योंकि जो इसका जो ये सारे सिस्टम है ना ये ह्यूमन की तरह है, और जहाँ जहाँ डिफरेंस है ह्यूमन से वहाँ वहाँ मैं उसको पॉइंट आउट करती रहूँगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लिखते रहिएगा साथ साथ।
तो बाकी जो चीज़ें हैं वो ह्यूमन जैसी ही हैं, तो ह्यूमन का हम आगे भी पढ़ेंगे इसका, तो वहाँ पर भी कोरिलेट कर लेना, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, ह्यूमन का भी ऐसा ही है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसका जो माउथ है वो बक्कल कैविटी से होता हुआ, फेरिंग से होता हुआ, एक मिनट, तो फेरिंग से होता हुआ वो ईसोफेगस में पहुँचता है। तो ये डायग्राम है, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर देती हूँ। अब क्लियर है, ठीक है। तो ये ईसोफेगस है, ईसोफेगस से पहुंचता हुआ फूड स्टोमक तक पहुंचता है, स्टोमक में डाइजेशन होता है, काइम बन जाता है, काइम के बाद जो है ये इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है। अब जो इंटेस्टाइन होता है इसका शॉर्ट होता है, छोटा होता है इसका इंटेस्टाइन। छोटा क्यों होता है? क्योंकि ये कार्निवोर्स है, ठीक है। कार्निवोर्स जो होते हैं मोस्टली उनका इंटेस्टाइन छोटा होता है, तो इंटेस्टाइन में क्या होगा, एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन ऑफ फूड होगा, ठीक है। और इस इंटेस्टाइन में जो पेनक्रेटिक जूस होता है और जो ये लीवर है, इसका लीवर दिख रहा है ना, ये लीवर, बाइल जो है वो सारा पेनक्रेटिक जूस और बाइल जूस इसमें मिल जाता है और एब्जॉर्प्शन हो जाता है। उसके बाद ये रेक्टम में खुलता है और रेक्टम जो है यहाँ क्लोका, और क्लोका से क्लोकल ओपनिंग। अब ये ध्यान रखना, ये जो क्लोका है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें बहुत सारी ओपनिंग खुलती हैं। अभी इसको धीरे धीरे, पहले हम डाइजेस्टिव सिस्टम देख रहे हैं ना यहाँ से, और यहाँ पे एक्सक्रीटरी सिस्टम भी दिखा रखा है, तो वो भी मैं बता दूंगी यहीं पर, डायग्राम से ही समझ लेंगे हम लोग। तो इस तरह से इसका डाइजेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसमें रेक्टम है, एक्चुअली में ह्यूमन में एनस होती है, लेकिन इसमें क्या होती है, क्लोका। और क्लोका कहाँ पे खुलती है? क्लोकल ओपनिंग में से के थ्रू जो है बाहर निकल जाता है। मोस्टली जो है ना ये यूरिकोटैलिक होते हैं, क्योंकि यूरिया निकालते हैं, तो ये क्या होते हैं, यूरिकोटैलिक होते हैं, ठीक है। बाइफिड अपनी उससे क्या कहते हैं, प्रे को पकड़ते हैं ये लोग। और ये इसका डाइजेस्टिव सिस्टम था। तो इसके डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद हम करेंगे इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ये दिख रहा होगा आपको, एक पेयर ऑफ किडनी प्रेजेंट होता है, ठीक है। जैसे ह्यूमन में होता है, इसमें भी एक पेयर ऑफ किडनी प्रेजेंट होता है, ह्यूमन में भी एक पेयर ऑफ किडनी प्रेजेंट होता है। अब देखो, ह्यूमन में जो होती है ना, ऊपर किडनी के ऊपर एड्रेनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है, लेकिन इसमें ना साइड में प्रेजेंट होती है एड्रेनल ग्लैंड, यहाँ पर साइड में पीछे एड्रेनल ग्लैंड यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ये जो है इसमें, जो ह्यूमन में प्रेजेंट नहीं होती, फैट बॉडीज, ये फैट बॉडीज दोनों किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती हैं, येलो कलर की जो आपको दिख रही हैं, ये फैट बॉडीज हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, ये मैंने बता दी। उसके बाद जो किडनी है वो यूरेटर में ओपन होती है, और यूरेटर कहाँ पे ओपन होता है? क्लोएका में। और यहाँ पे यूरिनरी ब्लेडर होता है जो कि यूरिन को स्टोर करता है फॉर ए शॉर्ट टाइम। लेकिन यूरेटर कहाँ पे ओपन हो रहा है? क्लोका में। यानी कि इसकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम की ओपनिंग थी और एक्सक्रीटरी सिस्टम की ओपनिंग थी वो एक ही है, दैट इज क्लोएका, ठीक है। ये क्लियर हो गया। इसमें मैंने चेंजेस बता दिए। एक तो इसकी ऊपर जो है फैट बॉडीज जो है ये प्रेजेंट होती हैं, जो ह्यूमन में प्रेजेंट नहीं होती, उनमें एड्रेनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है। दूसरा, इसकी एड्रेनल ग्लैंड साइड में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो ये क्लियर है यहाँ से। फिर अब आगे हम देखते हैं, इसमें देखो ये डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है, ये लीवर और ये गाल ब्लेडर, ठीक है। अब यहाँ पे पिंक कलर की दो लंग्स दिखाई दे रही होंगी जिसके थ्रू ये रेस्पायर करता है, ठीक है। अगर ये लंग्स के थ्रू रेस्पायर करता है तो उसको पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। अब आप कहोगे कि ये लंग्स के अलावा भी करता है, यस, ये स्किन के थ्रू भी करता है रेस्पिरेशन, अपनी स्किन से भी रेस्पिरेशन कर दे रहा है, और कुछ रेस्पिरेशन बक्कल कैविटी के थ्रू भी करता है। तो ये जब लंग्स के थ्रू करता है तो उसे पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोलते हैं, अदरवाइज वो स्किन और बक्कल के थ्रू भी रेस्पिरेशन करता है। तो यहाँ पे क्या क्या क्लियर हो गया? हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम क्लियर हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम क्लियर हो गया, और यहाँ से रेस्पिरेटरी सिस्टम क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। तो देखो इसका हार्ट आपको दिख रहा होगा, हार्ट जो है 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 3 चैम्बर। अब 3 चैम्बर में क्या होते हैं? 2 तो होती हैं ओरिकल, ऊपर आपको दिख भी रहा होगा कंपार्टमेंट, और एक होती है वेंट्रिकल, ये 2 दिख रहे होंगे आपको। और ये वेंट्रिकल, ये जो ऊपर दिख रहा है ना आपको, ट्रायंगल सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये ट्रायंगल सा स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, उसके थ्रू जो है ब्लड ओरिकल में आता है, और फिर यहाँ से हार्ट के थ्रू, वेंट्रिकल के थ्रू जो है ये यहाँ से ब्लड जो है वो निकल जाता है, ब्लड निकल के सारे ऑर्गन्स में पहुँच जाता है। वही सिस्टम होता है आर्टरीज और वीन्स का, ठीक है। आर्टरीज जो है प्योर ब्लड लाती हैं, ले जाती हैं, और वीन्स जो है इम्प्योर ब्लड लाती हैं। तो ये है सर्कुलेटरी सिस्टम। अब इसके सर्कुलेटरी सिस्टम में थोड़ा सा याद रख लेना कि देखो इसमें भी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सब प्रेजेंट होती हैं। लेकिन इसमें याद रखने वाली क्या बात है, जो इसकी आरबीसी है वो न्यूक्लिएटेड होती है, यानी कि उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो आप कहोगे कि आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, ह्यूमन की आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन फ्रॉग की जो आरबीसी है उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो ये क्लियर है। तो यहाँ से हमारे कौन कौन से सिस्टम क्लियर हो गए? यहाँ से हमारा ये सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम क्लियर हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम क्लियर हो गया, यहाँ से हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम क्लियर हो गया,
और सर्कुलेटरी सिस्टम क्लियर हो गया। ठीक है, डायग्राम के थ्रू इजीली समझ में आ जाता है, तो इसलिए मैं डायग्राम के थ्रू, अगर डायग्राम आ जाता है तो वहीं पर एक्सप्लेन कर देती हूँ सारी चीज़ें। और यहाँ से ओपनिंग देखो, क्लोएका को याद रखना, क्योंकि जो अभी हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे ना, तो उसकी ओपनिंग भी यहीं पर होगी। ठीक है, बाकी सारा सेम है। स्टोमक में HCl और गैस्ट्रिक जूस बनता है, ड्यूडेनम के थ्रू ये जूसेस सारे आते हैं। बाइल इमल्सिफाइड करता है पेट को, ये सारा ह्यूमन जैसा ही है। इंटेस्टाइन में विलाई और माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं ताकि एब्जॉर्प्शन कर सकें। अच्छा, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन के बारे में मैंने बता दिया था कि जो स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं उसे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करते हैं। जैसे कि लंग के थ्रू करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, पल्मोनरी। स्किन के थ्रू करते हैं तो उसे क्यूटेनियस नहीं। ठीक है, डिजोल्व ऑक्सीजन वाटर में एक्सचेंज कर सकते हैं, डिफ्यूजन के थ्रू होता है। स्किन से अगर रेस्पिरेशन करते हैं तो डिफ्यूजन याद रखना, डिफ्यूजन के थ्रू करते हैं। एयर सेक्स और नोस्ट्रिल के थ्रू एयर जाती है। रेस्पिरेशन मैंने बता दी थी आपको, रेस्पिरेशन में लंग्स पार्टिसिपेट करती है। जब लंग्स पार्टिसिपेट करती हैं तो उसे पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है, नर्वस सिस्टम, ये सर्कुलेटरी सिस्टम में मैंने बता दिया था। ब्लड वेसल्स जो है, हार्ट, ब्लड वेसल्स, हार्ट और ब्लड होता है। हार्ट जो होता है मस्कुलर होता है, अपर पार्ट में सिचुएटेड होता है। 3 चैम्बर होते हैं, 2 एट्रिया और 1 वेंट्रिकल होते हैं, पहले ही बता दिया। और देखो, पेरिकार्डियम से जो एक मेंबर जो होती है उसको, उससे जो है इसकी लाइनिंग होती है, कवर्ड होती है। ह्यूमन में भी ऐसे होता है, पेरिकार्डियम से लाइनिंग होती है। ठीक है, ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है जिसको हम साइनस वेनोसस बोलते हैं, मैंने बता दिया था। ऊपर ऐसे ट्रायंगुलर जैसा स्ट्रक्चर था ना, जिसके थ्रू ब्लड आ रहा था आर्टियम में। ठीक है, तो ब्लड जो है सारे पार्ट से कैरिड होता है और आर्टरीज के थ्रू निकल जाता है। ठीक है, और किससे निकलता है, वेंट्रल साइड से, कोनस आर्टरियोसस से निकलता है। ठीक है, तो ये सारा होता है। अब लीवर और इंटेस्टाइन में स्पेशल वीनस कनेक्शन होता है, जिसे हम हिपेटिक पोर्टल सिस्टम बोलते हैं। इसमें भी बोलते हैं, रिनल पोर्टल सिस्टम बोलते हैं, उसमें भी ऐसे ही बोलते हैं। ठीक है, तो यूरिकोटेलिक होते हैं ये। ठीक है, क्योंकि यूरिया निकालते हैं तो एक्सक्रीट यूरिया, ये बता दिया था, यूरिकोटेलिक होते हैं। अब इनमें जो सिस्टम होता है वो न्यूरल सिस्टम जो होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड भी होती है, न्यूरल सिस्टम भी होता है। बिल्कुल सिंपल ऐसे ही होता है। जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है CNS, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है PNS, इसमें भी ऐसे ही होता है। ठीक है, ये सारी होती हैं इसमें, सारी चीज़ें होती हैं। ये फिर से गड़बड़ हो गई। अब आ जाते हैं हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखो, यहाँ पर ये जो है क्लोएका दिखाई हुई है, जो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ी थी ना, और क्लोएकल अपर्चर, ये सारा हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था ना, ये डाइजेस्टिव सिस्टम हटा दिया गया है यहाँ से। अब देखो, ये किडनी दिखाई हुई है। ठीक है, किडनी में देखो एड्रेनल ग्लैंड, मैंने बता दिया था साइड में होती है, एड्रेनल ग्लैंड्स होती है। अब इसमें क्या होता है, ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये जो आपको येलो कलर के दिख रहे हैं ना, ओवल शेप्ड, ये टेस्टिस होते हैं। तो एक पेयर ऑफ टेस्टिस जो है प्रेजेंट होता है इनमें। ठीक है, पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होता है। और ये जो पेयर ऑफ टेस्टिस है ना, इन पे ये मेम्ब्रेन से जो है बंधा हुआ होता है, यहाँ से मेम्ब्रेन से, ये दिख रहा होगा आपको। ठीक है, अभी इसका नाम बता दूंगी, मिजोक्रियम करके कुछ बोलते हैं, अभी देख लेंगे इसका नाम क्या है। तो यहाँ से जो टेस्टिस है ना, यहाँ से टेस्टिस से जाते हुए जो वाजा एफ्रेंसिया है ना, वाजा एफ्रेंसिया देखो जारी होगी। ये 8 से 12 तक जो होती हैं, ये ट्यूब्स होती हैं, ये जाती हैं, ये किडनी के अंदर जाती हैं। और बेसिकली किडनी के अंदर से होती हुई यहाँ पे ये क्लोएका में खुल जाती हैं। तो बेसिकली ये क्लोएका में, अब ये जो स्पर्म छोड़ता है ना, ये क्लोएका में छोड़ता है। ठीक है, तो ये याद रखने वाली बात है। ठीक है, अब आगे करते हैं हम। तो यहाँ पे आपको फिर से गड़बड़ हो गई, चलो देख लेते हैं, पीछे कर लेते हैं इसको। तो यहाँ से देखो, यहाँ से ये दिख रहा होगा सारा कि इसमें कुछ नहीं है, यूरिनरी ब्लैडर दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या बता हुआ है, इसमें सेंस ऑर्गन के बारे में बताया था, जो हमने कर लिया। स्मेल, ये विजन, ये हमने सब कर लिया। वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होता है, ये हमने कर लिया। नर्व एंडिंग होती है, कर लिया हमने। ईयर होते हैं एक पेयर ऑफ, और जो अंदर इंटरनल होते हैं, एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट होता है, ये हमने कर लिया। ये ध्यान रखने वाली बात है कि ईयर में जैसे हमारे बैलेंसिंग ऑर्गन होता है, इसमें भी इक्विलिब्रियम के लिए बैलेंसिंग ऑर्गन होता है। अब हम करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, यहाँ से तो देखो, इसमें पहले एक बार देख लेते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने क्या किया था। अ पेयर ऑफ येलोइश ओवेड टेस्टिस मैंने बता दिए। वाजा एफ्रेंसिया 10 to 12 पेयर होती हैं टेस्टिस में। ठीक है, और कहाँ पे, बिडर कैनाल से, ये ध्यान रखना। ये किडनी से एंटर होती हुई बिडर कैनाल में पहले ओपन होती है, बिडर कैनाल में ओपन होती हैं, एंड देन यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट से होती हुई कहाँ पे, किडनी से होती हुई कहाँ पे ओपन होती है, क्लोएका में। लेकिन ये पहले किस में ओपन होती हैं, बिडर्स कैनाल में होती हैं। और ये ध्यान रखना है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बिडर कैनाल कहाँ ओपन होती हैं ये वाजा एफ्रेंसिया। ठीक है, अब ये था सारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। अब हम करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो देखो, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको एक किडनियाँ दिख रही होंगी, ये एड्रेनल ग्लैंड दिख रही होगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये जो दिख रहा है ना आपको अमीबा की तरह है, और ब्लैक ब्लैक क्या है, ये ओवा है, और ये ओवरी दिखाई हुई है। और ये जो ऊपर दिख रहा है ना, ये पूरी ओविडक्ट है। ठीक है, ये ओविडक्ट है।
एक मिनट, ये ओविडक्ट है, ठीक है। इसके थ्रू जो है एग जो है इसके थ्रू कहाँ आता है, ये सीधे ये कहाँ पे ओपन होता है, क्लोएका में ओपन होता है। यानी यहाँ पर भी एग कहाँ पर ओपन हो रहा है, क्लोएका में ओपन हो रहा है। क्लोएका क्या होगी, कॉमन होगी सबके लिए। ये रिप्रोडक्टिव का भी सारा इसमें ही आएगा, एक्सक्रिएटरी का भी सारा इसमें ही आएगा, और डाइजेस्टिव का भी सारा इसमें ही आएगा, सारा एक्सक्रिएटर, ठीक है। तो ये सारा क्लोएका में ओपन होता है, बहुत याद रखने वाली बात है। और जो मेल में जो है वो पहले किडनी के अंदर बिडर कैनाल में ओपन होंगे, और उसके बाद कहाँ पे ओपन हो जाएगा, क्लोएका में ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो जो एक फीमेल एग होती है, फीमेल जो फ्रॉग होती है, वो 2500 से लेकर के और 3000 तक एग एक टाइम में जो है वो रिलीज करती है, ठीक है। और जो इनकी इनमें रिप्रोडक्शन होती है, दैट इज एक्सटर्नल रिप्रोडक्शन होती है ये। और कोपुलेटरी ऑर्गन के थ्रू जैसे ये एग देती है फीमेल, उसके ऊपर ही जो है ये स्पर्म अपने छोड़ देता है, और इसकी थ्रू जो है कोपुलेशन हो जाती है। तो एक्सटर्नल होती है। और आप सबको पता है कि जो डेवलपमेंट है वो इसकी जो है डेवलपमेंट वो डिफरेंट स्टेजेस में होती है। तो डायरेक्ट नहीं होती है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है इसकी, ठीक है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, पहले टेडपोल बनता है और फिर अंडरगो डिफरेंट मेटामॉर्फोसिस में जाता है। अब जो ये मेटामॉर्फोसिस होती है इसमें कौन सी ग्लैंड हेल्प करती है, तो ये कौन सी, तो ये थायराइड जो ग्लैंड होती है वो हेल्प करती है। और जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है, थायरोक्सिन हार्मोन, वो हेल्प करता है इसकी मेटामॉर्फोसिस में। तो ये याद रखना, एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ लेकिन इंपॉर्टेंट है। इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए बहुत अच्छा रहता है, फूड चेन और फूड वेब में एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है ये। तो ये था फ्रॉग का, आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। और इसके अलावा भी अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया हो तो आप चैट बॉक्स में टॉपिक छोड़ दीजिएगा, उसको हम एक्सप्लेनेशन फॉर्म में पढ़ लेंगे। सो थैंक यू।